क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली मैं क्लास 12 की एक नई लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ। क्लास 12 की सीरीज़ में हम लोग जितना भी सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है, जो अब 30% सिलेबस हमारे कोर्स में नहीं आना, तो हमें केवल कुछ ही सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है। और इस बार नए पैटर्न भी ऐड किए गए हैं। नए पैटर्न में हम लोगों के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हुए हैं, असर्शन रीजन, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जितना हमारे काम का है, जितना सीबीएसई 2021 में पूछेगा और जिस हिसाब से सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। तो जितना हमारे काम का है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट का आज इंट्रो लेक्चर रहेगा, सॉलिड्स के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू पॉलीमर केमिस्ट्री, जितना भी हमारे को कोर्स में आ रहा है, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, सारा हम लोग निपटाएंगे। स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। हाँ भाई, तो सॉलिड स्टेट में बहुत बेसिक सी चीज़ है, इंट्रोडक्शन है आज। तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों को बहुत अच्छा है, किनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। तो सॉलिड्स हम किनको बोलते हैं? सबसे पहले सॉलिड्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट शेप होता है भाई, डेफिनेट शेप होगा, मास होगा और वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। सेकंड, सॉलिड किसको बोलेंगे भाई? सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है, सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ग्रेटर होती है देन लिक्विड एंड गैस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड्स का एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ध्यान से देखना, ये सब चीजें आपको पता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है तो पास पास आएंगे। तो आप लोगों को पता है कि बेटा जी डेंसिटी जो होती है वो मास बटा वॉल्यूम होता है। अब अगर कोई चीज पास आ जाएगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल सी चीज है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। फोर्थ चीज, ठीक है, जो इसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम मतलब जिस भी चीज से वो सॉलिड बना है। सॉलिड कई तरीके के होते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। कंस्टिट्यूएंट एटम्स कौन कौन से? जैसे कि एटम्स जो भी हो, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इनकी क्या होती है? फिक्स्ड पोजीशंस होती है। इनकी क्या होती है? फिक्स्ड पोजीशन होती है। किसी भी सॉलिड में उसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो एक फिक्स पोजीशन पे होंगे। वो ऐसे नहीं कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं इधर उधर, ऑसिलेट करेंगे लेकिन अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। इतना डेप्थ में हम लोगों को नहीं जानना। ये चार चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए सॉलिड्स के बारे में। हालांकि जोड़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल वगैरह, पर ये सब आपको पता है। एक बेसिक इंट्रो जानकारी कि सॉलिड्स में क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है, अब यहां से हमारा चैप्टर जो है मेन स्टार्ट होता है। ये सब बातें तो आप लोगों को पता थी। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखते हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स को मोटा माटी दो डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक तो होते हैं बेटा जी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन, कौन से एमोर्फस? इसमें हमें सारे डिफरेंस पढ़ने हैं, लगभग 6-7 डिफरेंस हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिफरेंस तो एनसीईआरटी में भी है, डिफरेंस तो हर जगह आप याद भी कर लोगे, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। हर एक डिफरेंस का अपना अपना मतलब है, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? वो सॉलिड्स हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप होती है यानी कि जो एटम्स होंगे, जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे उनकी फिक्स्ड पोजीशन होगी। जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम होंगे उनकी फिक्स्ड पोजीशन होगी। पहला डिफरेंस तो यही पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से वाले हैं? जिनकी डेफिनेट शेप्स होती है। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड्स कौन से हैं? एमोर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनकी इररेगुलर शेप्स होती है। जिनकी कैसी होती है? इररेगुलर शेप्स होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड मान लो दो एटम से मिलकर बना है, तो इस तरीके से मान लो एटम्स का अरेंजमेंट है। एटम्स इस तरीके से जो है अरेंज है, ये इस तरीके से। तो क्या है ये इन एटम्स की एक डेफिनेट शेप है, मतलब ये अपनी फिक्स पोजीशन पे है। यहां पर एटम्स कौन कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता। इररेगुलर शेप है, एटम्स कहीं भी हो सकते हैं। तो एटम्स की अगर फिक्स पोजीशन है तो उनकी डेफिनेट शेप होगी, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जिनकी इररेगुलर शेप होगी वो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
अच्छा, अगर इनकी डेफिनेट शेप है तो सेकंड चीज बोली जाती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटा जी, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का, बहुत ध्यान से समझना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि यहां पर एटम्स फिक्स पोजीशन पे है, मान लो इस तरीके से एटम्स हमारे फिक्स पोजीशन पे है, ये एटम्स की फिक्स पोजीशन है। आप लोग चाहो तो इसको बना सकते हो इस तरीके से, मान लो एटम्स की फिक्स पोजीशन है, तो दूसरी तरफ भी एटम्स ऐसे ही है, फिक्स पोजीशन है एटम्स की, एटम्स जो है फिक्स पोजीशन में लगे हुए हैं। तीसरी तरफ चाहे तो फिर दोबारा से एटम्स जो है फिक्स पोजीशन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर एटम्स की फिक्स पोजीशन है, अगर फिक्स पोजीशन है तो वो लंबे लंबे चेन बनाएंगे, बोलो जरा, वो लंबी लंबी चेन बनाएंगे, तो इसीलिए बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहां तो कुछ पता ही नहीं है, यहां पर तो कुछ पता ही नहीं है, एटम्स ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो इसलिए ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। यहां पर क्योंकि एटम्स की फिक्स पोजीशन है, फिक्स शेप होगी, तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी, ऐसे चेन बनती चली जाएगी। लेकिन यहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट है, पता नहीं एटम यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो अगर फिक्स पोजीशन होगी तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी, लॉन्ग रेंज मतलब कि लंबी 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 चेन बन सकती है, और यहां पर कोई चेन नहीं बन सकती, तो इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तीसरी चीज कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या मतलब है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता ही है कि मतलब जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, हालांकि इसकी जो मेन डेफिनेशन होती है वो वेपर प्रेशर से होती है, लेकिन अभी यहाँ पे समझते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है। मतलब हमारा पूरा सॉलिड एक फिक्स पोजीशन पे, फिक्स एटम मतलब पूरा सॉलिड एक जैसा है, एक जैसा है, तो जब मैं उसको हीट कर रहा हूं तो जैसे ही उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा सॉलिड एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, एटम्स जो है अलग अलग है, अलग अलग है, तो हमें पता ही नहीं, तो इसीलिए एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं इनका, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा कि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनको हीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, डिफ्यूज होने लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे, डिफ्यूज फैलने लग जाएंगे, मतलब ये अपनी शेप चेंज कर लेंगे। हो सकता जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप हीट करते हो तो प्लास्टिक क्या होगा, थोड़ी सी देर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां जहां पे हीट ज्यादा होगी वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और प्लास्टिक ही हमारा एग्जांपल होता है एमोर्फस सॉलिड्स का। लेकिन ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन को हीट कर रहे हो तो आयरन को हीट करते ही वो फैलने नहीं लगता, एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, आयरन का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्योंकि वहां पर एटम फिक्स शेप में होता है तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं होता एमोर्फस सॉलिड्स का। ठीक है, तीन डिफरेंस देख लिए। चौथा, इनका क्या होगा, फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बहुत सिंपल सी चीज है, क्या कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एंथैल्पी का देयर विल बी सम रिलेशन विद टेम्परेचर। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही यहां पर एक फिक्स टेम्परेचर मैं दूंगा तो ये एकदम से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिक्स टेम्परेचर दूंगा तो इनका फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हम बता सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये फ्यूज होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहां पर तो हम बता ही नहीं सकते, यहां पर दे डू नॉट हैव फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपल सी बात है, यहां पर एटम्स अलग अलग है, इररेगुलर अरेंजमेंट है, हमें पता ही नहीं कौन सा एटम कहां पर है, कौन सा एटम कहां पर है। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है किसी वाले एटम का मेल्टिंग पॉइंट दूसरा आता है तो किसी वाले एटम का दूसरा मेल्टिंग पॉइंट आता हो। तो जब एटम्स का मेल्टिंग पॉइंट ही अलग अलग है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो मेल्ट होगा ही नहीं, तो मेल्ट नहीं होगा तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी हम लोग उसकी फिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? तो ये चार पॉइंट हमने देख लिए, आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं, चलने क्या, चलो आगे देखते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर।
ये आइसोट्रोपिक होंगे और वो एनाइसोट्रोपिक होंगे। क्या मतलब होता है आइसो एनाइसो का, बहुत ध्यान से समझना बेटा। आइसो वर्ड कहीं भी आता है ना, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड कहीं भी, चाहे चाहे आइसोमर में आपने पढ़ा होगा, आइसोटोप, आइसोबार, हर जगह आपने सुना होगा। आइसो का मतलब कुछ ना कुछ वहां पर सेम है। तो यहां और एनाइसो का मतलब होगा डिफरेंट। तो देखो क्या डिफरेंट है, जरा वो समझ लेते हैं। तो एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्या बोलता है, डिफरेंट, एक सेकेंड, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब जैसे ही आप थोड़ी सी भी डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, अभी समझेंगे। और आइसो प्रॉपर्टी होगी सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। यहां पर मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बेटा जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिक्स पोजीशन होती है। कंस्टिट्यूएंट एटम अपनी फिक्स प्लेस पे होते हैं, एक डेफिनेट शेप होती है। अगर डेफिनेट शेप है तो जरा ध्यान से समझो, जैसे मान लो यहां पर एटम्स जो हैं वो एक फिक्स मैनर में अरेंज है, ठीक है। एटम्स जो हैं वो एक फिक्स मैनर में यहां पर अरेंज, एक फिक्स मैनर में एटम्स यहां पर अरेंज है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, रुक जाओ मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं। ये ऊपर का तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो यहाँ पे समझा देते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ जी, तो जैसे मान लो यहाँ पर एटम्स जो है अपनी फिक्स एक प्लेस पे खड़े हुए हैं, इस तरीके से प्लेस किए हुए। तो एटम्स अगर फिक्स प्लेस किए हुए हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, मतलब रिफ्रैक्शन करके फिनोमेना पढ़ा होगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के थ्रू जाती है तो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिजिक्स में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। तो अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैं यहाँ पर, ये मेरी लाइट की रे है, तो मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये ए एटम है, फिर बी एटम है, फिर ए एटम है तो ये बी हो गया, ये बी है तो ए, फिर बी, फिर ए, फिर यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से, ठीक है। चलो एटम्स है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, एटम्स मिल रहा है, पहला बी मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है, पहला बी मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है, तो एक फिक्स अरेंजमेंट है, एटम्स का एक फिक्स अरेंजमेंट है। जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं, मान लो मैंने अभी इस डायरेक्शन से लाइट आई थी, अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, अब डायरेक्शन चेंज करी तो पहला एटम ए मिल रहा है, हो सकता है पहले एटम की डेंसिटी हाई हो हो सकता है बी वाले एटम की डेंसिटी उस टाइम पर वो हाई हो वो लो हो। तो यहाँ पर जैसे 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 लाइट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मान लो मैंने थोड़ी और डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ पर कोई एटम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका मेजर किया, जब मैं इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो यहाँ पर कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, इस डायरेक्शन मेजर किया तो यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, क्योंकि यहाँ पर एटम्स फिक्स उस पर अरेंज है। लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड की बात की जाए, एमोर्फस सॉलिड पे ए बी अरेंजमेंट है और हमें पता भी नहीं कहां पर ए है कहां पर बी है, इस तरीके से। और इवन मॉलिक्यूल्स की कोई फिक्स पोजीशन भी नहीं है, मान लो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स पे इस तरीके से अरेंज है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एटम्स ऐसे अरेंज है। अब मैंने यहां से लाइट भेजी, उसने सेम तरह की प्रॉपर्टी दिखाई, क्योंकि ऑल ओवर बल्क उसको सेम लगा। यहां पर क्या है, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी तो पहले बी मिल रहा था, अब ए मिल गया, तो ए मिल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहाँ पर हमेशा ही एक तरीके का माहौल होगा, ए बी साथ में ही है तो एक तरीके का माहौल है, यहाँ पर भी एक तरीके का एनवायरनमेंट है, तो हर जगह एक तरीके का एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी होगी अलग अलग डायरेक्शन में भी, चाहे आप इस डायरेक्शन से आओ, चाहे लाइट को इस डायरेक्शन में भेजो, चाहे लाइट को इस डायरेक्शन से भेजो, ऑलवेज उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे 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 अरेंजमेंट लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे उसका डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, क्योंकि पहले उसको बी मिल गया, फिर उसको ए मिल गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल गई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से एनाइसोट्रोपिक ध्यान रखना, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गया? फटाफट से एक दो डिफरेंस और है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो भाई, बढ़िया। चलो फाइनली अब एक और डिफरेंस देखते हैं, जैसे छठा था सातवां था जो भी था, आप डिफरेंस देख लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यहां पर थे और यहां पर थे एमोर्फस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मैंने बोला था इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स पोजीशन है। देखो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लो कोई सॉलिड है इस तरीके से,
इस तरीके से हमारा एक फिक्स पोजीशन वाला सॉलिड है, क्यूबॉइड माने ऐसे इस तरीके से मान लिया, कोई भी फिक्स सॉलिड है। तो अगर मैं इसे कट करूंगा विद शार्प नाइफ, अगर इसको मैं कट करूंगा किसी शार्प नाइफ से, तो यहां पर हमें एक रेगुलर प्लेन मिलेगा। मतलब ये दोनों चीजें एक प्लेन में कट जाएंगी, यहां पर एक प्लेन में ये चीजें कट जाएंगी, ऐसे काटूंगा तो एक फिक्स प्लेन में ये चीजें कट जाएंगी, तो हमको एक रेगुलर प्लेन मिलेगा। जबकि अमोर्फस सॉलिड क्या है, इररेगुलर अरेंजमेंट है, एटम्स का पता ही नहीं कौन से एटम्स कहां पर है, कौन से एटम्स कहां पे है। तो यहां पर व्हेन कट विद शार्प नाइफ, तो यहां पर कैसे मिलेगा, इररेगुलर प्लेन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आई। तो यहां पर मुझे इररेगुलर प्लेन मिलेगा और यहां पर एक रेगुलर प्लेन मेरे सामने आएगा जब मैं इसको कट करूंगा किसी शार्प नाइफ से। अच्छा, अब इनको बोला जाता है दे आर ट्रू सॉलिड्स, दे आर ट्रू सॉलिड्स, और ये होते हैं दे आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, हम लोग जब केमिकल काइनेटिक्स अप्रोच करेंगे तो हमने वहां पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है, वो है हमारे कोर्स में, तो वहां पर भी देखेंगे। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, स्यूडो सॉलिड या फिर इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्या मतलब होता है स्यूडो सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स का? ट्रू सॉलिड्स मतलब ये सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहे हैं, ये सॉलिड से डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे इसके एग्जांपल होते हैं ग्लास, प्लास्टिक, इस तरीके से इसके एग्जांपल होते हैं। तो आपने देखा होगा सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लासेस को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बड़ा ध्यान समझना, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड फ्लो करते हैं, वैसे ही ग्लासेस की भी प्रॉपर्टी होती है, वो फ्लो करते हैं। कैसे? आपने बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग, अगर एंशिएंट बिल्डिंग से जाओगे, वहां के शीशे वगैरह देखोगे तो दे आर थिनर फ्रॉम टॉप, तो वो ऊपर से क्या है, थिन है, और नीचे से क्या हो गए, मोटे हो गए, थिक हो गए हैं। तो वो क्यों हुए? क्योंकि ये एमोर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं, और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, फॉल्स होते हैं, सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की एग्जिबिट नहीं करते। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये लिक्विड वाली एग्जिबिट कर दी, फ्लो करने की, सो इसीलिए इनको बोला जाता है दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसलिए ट्रू सॉलिड्स है, सारी प्रॉपर्टी सॉलिड्स वाली एग्जिबिट करी है। तो इसके एग्जांपल जैसे हमारे सॉलिड्स होते हैं, कॉपर हमारा सॉलिड्स होता है, आयरन हमारा सॉलिड है, ZnS है, NaCl है, तो इस तरीके से ये हमारे ट्रू सॉलिड हो गए। बात समझ में आई? तो ये हमने डिफरेंस देख लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक, आगे चलते हैं। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक कवर करते हैं कि अगर हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़ने हो, जो कि हमारे सिलेबस में है और केस स्टडी वगैरह में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत आसानी से पूछ सकता है वो, तो हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी है। हालांकि हम जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर केस स्टडी, असर्शन, रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं जरूर डालूंगा। तो देखो क्या है, अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो टोटल 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे कोर्स में जो हमको पढ़ना है, आपको पता भी है उनके बारे में। ठीक है, वो चारों मैं बना देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले 4 टाइप के हैं। तो पहला हम लोगों को जो यहाँ पर टाइप पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है 3 तरीके से। कौन से? नॉन पोलर हो सकते हैं भाई, ठीक है, पोलर हो सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हो सकते हैं। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गए। दूसरा, हमारे आयनिक सॉलिड्स तो होते ही, आयनिक सॉलिड्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, आयनिक सॉलिड्स होंगे। तीसरा, हम लोगों के कोवलेंट सॉलिड्स हो गए, कोवलेंट सॉलिड्स, अभी देखेंगे कोवलेंट सॉलिड्स में क्या क्या आते हैं, और मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये 4 तरीके के सॉलिड्स हमारे कोर्स में है। इनके बारे में बस एग्जांपल्स वगैरह याद कर लो, एग्जांपल मेन है क्या होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर, आप लोगों को पता है कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना पोलैरिटी नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके बीच में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? I2, अरे भाई आयोडीन, दोनों आयोडीन की सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और I2 सॉलिड भी होता है। ठीक है, CCl4, CCl4 में क्या होगा, जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का Cl, Cl,
फिर यहाँ से बेटा जी ये आ जाएगा Cl, ये Cl। तो कार्बन यहाँ पर डाइपोल इस तरफ को जाएगा, पोलैरिटी इसकी तरफ है, यहाँ पर डाइपोल इस तरफ जाएगा, पोलैरिटी इसकी तरफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, क्लोरीन क्या है ये इस तरफ को जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सही है। तो इन तीनों का, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो ओवरऑल इनका पोलैरिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट करेंगे तो ओवरऑल जीरो हो जाएगी। सो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कह सकते हैं दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स विच आर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में हम इनको पढ़ते हैं। फिर पोलर तो हम लोगों को पता है। पोलर सॉलिड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, कैसे NaCl HF, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ध्यान से इधर देखना, मान लो HCl मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, एक सेकेंड, ऐसे जैसे HCl मॉलिक्यूल लिया तो HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से क्या आ जाएंगे, आयंस डेवलप हो गए, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। सो इसीलिए हमारे पोलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सॉलिड्स में आपको बहुत एक फेमस एग्जांपल पता ही है, आइस जो होती है, आइस H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बोलते हैं कि व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो भाई इस तरीके से होती है। ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल मेरे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन एटम पहले ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन इससे खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, फिर इस वाले केस में इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इनके बीच में एक टाइप का बॉन्ड डेवलप होगा। सो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पर डेवलप है, और इसका एग्जाम्पल बहुत अब वेल नोन एग्जाम्पल है आइस का, क्योंकि H2O जो आइस आपको पता है सॉलिड्स होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स के कैटेगरी में आती है। ठीक है भाई, आयनिक सॉलिड्स आपको पता ही है, NaCl, KCl, बहुत टाइप के, ZnS, MgO, इस टाइप की दुनिया भर के सॉलिड्स हो सकते हैं। क्यों, आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आयंस बनते हैं। तो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो Na+ बना, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन हुआ। KCl, K+ और Cl- आपस में मिलके फिर इस तरीके से, इसका NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। हम आगे पढ़ेंगे NaCl को थोड़ा अच्छे से। इसमें क्या होता है, Cl- जो होता है वो सारे कॉर्नर्स को प्रेजेंट होता है, Na+ जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। देखेंगे FCC अरेंजमेंट जब हम इसके अगले लेक्चर में हम ब्रावियस लैटिस वगैरह पढ़ेंगे, तो लैटिस यूनिट सेल के बाद हम लोगों को अपना सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC इस टाइप के स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट यानी कि कार्बन से, आपको पता ही है कार्बन जो होता है सॉलिड होता है। फिर डायमंड हो सकता है, फिर ग्रेफाइट हो सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, दोनों एलोट्रोप है, तो डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या, ग्रेफाइट में एवरी कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पूछ सकता है भाई, एवरी कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि डायमंड में एवरी कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर हर कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। मेटालिक सॉलिड बहुत एग्जांपल बहुत ध्यान से समझ सकते हो। देखो मेटालिक सॉलिड कैसे, जैसे आयरन, मैं बोलता हूँ आयरन, तो आयरन से दिमाग में क्या आता है, आयरन का एक पूरा ब्लॉक, आयरन या फिर सिल्वर बोलता हूँ तो पूरी चांदी आती है। तो यानी कि आयरन, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं, तो इनके बीच में आपस में बॉन्ड होगा। तो कॉपर जैसे मैंने लिख दिया कॉपर, फिर लिख दिया सिल्वर, तो इनमें क्या है, आपस में बॉन्ड है। तो आपस में बॉन्ड है, सिल्वर के बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, तो इनको मेटालिक सॉलिड बोल दिया। आयरन के मन से एक एटम आयरन का आया या पूरे दिमाग में क्या आया, कि पूरा ब्लॉक आया ना आयरन का, तो वो पूरे ब्लॉक में पता नहीं कितने एटम्स होंगे आयरन के, तो उस आयरन के एटम में जो आयरन के बीच में बॉन्ड होगा उसको मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे, और वो जो होगा मेटालिक सॉलिड की कैटेगरी में लाइक करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमारे कोर्स में है। इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन मतलब जितना भी हम लोगों को इसमें देखना था। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लैटिस होंगे। फिर उसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड,
फेस सेंटर्ड, सिंपल, प्रिमिटिव, जो भी हमारे कोर्स में ये सारे निपटाएंगे। लेकिन केवल 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 ये हमारा टारगेट रहेगा कि हम केवल केवल जो 2021 में जो सिलेबस हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। जो सिलेबस हट चुका है 30%, उसके खिलाफ कुछ नहीं, उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। ठीक है, ओके।